अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक चिलित्तरबाज और दूसरे लोगों का घर उजाड़ने वाली औरत की दास्तान है। रजिया खाला का घर जब भी जाओ फोहड़ पन्ने, बेतरतीबी और बदनज़मी का शिकार दिखाई देता था। हर कमरे की चीजें उलट पुलट और गंदी, इधर उधर मैले कपड़े और जूते बिखरे हुए, बिस्तर तकिए सब मैले, बावर्ची खाने में मैले बर्तनों का अंबार, सहन में नलके के करीब हर दम मैले कपड़ों के ढेर जिन्हें कभी कभार ही धुलना नसीब होता। मक्खियों, चूहों, छिपकलियों, कीड़े मकोड़ों की हर जगह बहुतात। वो खुद भी मैली कुचैली गंदे से तख्त पोश पर बैठी हर दम पान छालियां चबाती नजर आती। मिलने जुलने वालियां उनके घर चाय पानी पीते बड़ा घबराती के बर्तन चिकने और मैले होते, लेकिन उनसे मिलने जुलने वालियों की इस वजह से कमी ना थी क्योंकि वो बेहद मिलनसार, खुश इखलाक, हर किसी के दुख सुख के साथी, हमदर्द फितरत, लगाई बुझाई, चुगलखोरी से दूर, इंतहाई नेक फितरत थी। वो खुद बहुत कम किसी के घर जाती कि उन्हें नहाना धोना, कंगी चोटी किसी अजाब से कम ना मालूम होता। घर के अहम काम मसलन हांडी रोटी और कपड़ों की धुलाई भी वो मारे बांधे करती। औलाद उनकी थी नहीं, उनके मियाँ शेख अब्दुल रशीद हकीकी मानों में अल्लाह मियाँ की गाय थे जो हरदम मुस्कुराते दिखाई देते। अपनी बेगम के बरक्स वो खूब साफ सुथरे रहते, अपना हर काम खुद ही कर लिया करते। उनका बड़े बाजार में जनरल स्टोर था जो खूब चलता था और आमदनी देता था, यानी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मगर जाने क्या बात थी कि रजिया खाला नौकर नौकरानियां रखने के सख्त खिलाफ थी। अगर रखती तो थोड़े अरसे बाद उन्हें चलता कर देती। जरा ख्याल ना आता कि घर साफ सुथरा हो, हर चीज अपने ठिकाने पर हो। खुद उन्हें अपना भी ख्याल ना आता कि अल्लाह का दिया सब कुछ है तो अपना हाल अहवाल ही बेहतर बना ले, साफ सुथरी रहें, उम्दा और अच्छे कपड़े पहने, परिंदे के घोंसले जैसे बाल संवार लें। उन पर किसी के समझाने बुझाने का कोई असर भी ना होता था। हमें हैरत होती थी कि शेख अब्दुल रशीद क्यों उन्हें कुछ ना कहते। उनके साथ खूब खुश थे, शायद वो हद से ज्यादा ही जन मुरीद वाक़े हुए थे। रजिया खाला से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वो दरअसल हमारे मोहल्ले की पुरानी रिहायशी थी, यानी जब से वो शेख अब्दुल रशीद के साथ ब्याह कर आई थी इसी घर में इसी मोहल्ले में रह रही थी। मुझे तो इनके हालात से ज्यादा वाकफियत नहीं थी, लेकिन अम्मा बताती थी कि उस वक्त उनका घर खूब भरा पूरा होता था जब सास ससुर होते थे और साथ देवर और दो नंदे भी रहती थी। तब उनका घर खूब साफ चमकता और दमकता था। रजिया खाला भी खूब सुथरी उजली घरदारी का खूब सलीका रखने वाली हुआ करती थी। फिर सास ससुर के इंतकाल और नंदों और देवरों की शादियों और उनके बैरूने मुल्क जा बसने के बाद तो वो गोया हर चीज से बेनियाज हो गई। उनकी जिंदगी बस अपने और अपने मियाँ के चंद कपड़े धो लेने और हांडी पकाने तक ही महदूद हो गई। खैर, मेरा रजिया खाला से अक्सर मिलना जुलना रहता था। इतना अरसा गुजरने के बावजूद उनके रहन सहन और तौर तरीके में कोई तब्दीली ना आई थी और मैं उसकी आदी हो चुकी थी। मेरे नज़दीक असल चीज जो थी वो उनकी नेक फितरती थी। एक दिन काफी दिनों के बाद जब मैं उनसे मिलने गई तो दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मुझे हैरत का एक झटका लगा। सारा घर लश पश चमक रहा था, हर दीवार पर सफेदी फिरी हुई थी, सहन साफ सुथरा धुला धुलाया, बरामदे के फर्श की टाइलें जो हर दम धूल मिट्टी से अटी रहती थी खूब उजली चमकती हुई थी। मकड़ियों के जाले, भेड़ों के छत्ते सब गायब। हर जगह आजादाना तौर पर दौड़ते फिरते रहने वाले चूहे छिपकलियां कीड़े मकोड़े भी गायब। मक्खियों के गोल नापैद। बरामदे में बिछी मेज कुर्सियां खूब साफ सुथरी उजली गद्दियों, कलफशुदा मेज पोश से आरास्ता और खाला साहिबा का तख्त पोश भी साफ सुथरा। हैरत तर हैरत ये कि खाला साहिबा की भी ऐसी काया पलट के पहचानी ही न जाती थी। साफ सुथरे उम्दा लिबास में मलबूस, घोंसला बाल, स्याह रंगे बने संवरे, निहायत सलीके से चमचमाता पानदान जो हमेशा तरक्का ही दिखाई देता था, खोले बैठी थी। उनके दांत भी साफ सुथरे चमक रहे थे। मुझे यूं हैरत ज़दा देखकर खाला मुस्कुराई। क्या उजले साफ दांत थे, पानों की सुर्खी गायब। आओ बेटी, बड़े दिनों बाद आई। कहो, तुम्हारी वालिदा जमीला तो ठीक है ना? मैंने उन्हें सलाम किया और उनके पास ही तख्त पोश पर बैठ गई। ये सब क्या है खाला जान? आपका घर तो पहचाना ही नहीं जा रहा, और आप भी, आप तो बहुत कम उम्र मालूम हो रही हैं। वो हंसी। ये उस नई खात्मा का कमाल है।
اس نے آتے ہی ہر چیز کی کایا پلٹ کر دی، میری بھی۔ بہت خوب، لگتا ہے آپ کی یہ نئی خاتمہ بےحد نفاست پسند اور باذوق ہے۔ صفائی کے ساتھ ہر چیز کی آرائش اور ترتیب بھی خوب ہے، شاید یہ پڑھی لکھی بھی ہے۔ ہاں، میٹرک پاس ہے، اچھے گھر کی ہے۔ بیچاری کو اس کے خاوند نے شادی کے چند سال بعد بانجھ پن کی وجہ سے طلاق دے دی، جس کے بعد میکے میں اس کی اپنی بھابھیوں کے ہاتھوں مٹی پلید ہونا شروع ہوئی۔ وہ بیچاری برداشت کرتی رہی، مگر کب تک؟ تنگ آ کر اس نے نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی جو کہیں نہ ملی۔ اس پر اس نے گھروں میں جھاڑو برتن کی سوچی۔ تمہیں پتا ہے کہ میری کیسی شہرت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، بس اسی شہرت کے سہارے وہ یہاں آ پہنچی۔ اب تم جو کچھ دیکھ رہی ہو نا، اسی کا کمال ہے۔ اسے آپ نے جز وقتی رکھا ہے خالہ یا کل وقتی؟ دونوں ہی نہیں، وہ افراد خانہ کی طرح ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہم نے اوپر کے 2 کمرے اسے دے دیے ہیں، وہی جن میں میرا دیور رہا کرتا تھا۔ عرصے سے بند چلے آ رہے ہیں نا، اب اس کی بدولت کھل کر آباد ہو گئے ہیں۔ تو وہ محترمہ کیا اس وقت اوپر ہے خالہ؟ ہاں، دوپہر کی سستاہٹ کے لیے اوپر گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ میں تو کسی نوکر نوکرانی کو زیادہ دن برداشت کرنے کی عادی نہیں رہی، لیکن اس نے مجھ پر جانے کیا جادو کی چھڑی پھیر دی کہ میں اپنی یہ عادت بھلا بیٹھی۔ وہ جادو کی چھڑی یہی صاف ستھرائی، سلیقہ مندی ہے خالہ جان۔ پہلے والے ملازمین تو مارے باندھے اوپری دل سے ہر کام کرتے تھے۔ ہاں، آپ کیا ان ملازمہ صاحبہ کو عمر بھر اپنے ساتھ رکھیں گی؟ کیوں نہیں، بیچاری اور کہاں جائے گی؟ غیروں نے دھتکارا، اپنوں نے پھٹکارا، اب یہ میرے اور شیخ صاحب کے لیے بہن بیٹی سب کچھ ہے۔ میں نے تو الماریوں میں بھرے اپنے نند کے سارے کپڑے جوتے بھی اسے دے دیے ہیں کہ افراد خانہ کی طرح رہے۔ لگتا ہے اچھے گھر کی ہے، ہر کام کا سلیقہ ہے، خوش ذوق، جامہ زیب ہے، کھانا بھی بہت اچھا پکاتی ہے، تمیزدار اور مہذب ہے۔ دیکھو وہ آ رہی ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ محترمہ سر جھکائے سیڑھیوں کو دیکھتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ ان کی نظر ابھی مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی، چادر اڑی اور رضیہ خالہ سے بولی، اجازت دیجیے خالہ جان، میں بھول ہی گئی کہ اس وقت مجھے اماں کے ساتھ ایک جگہ جانا ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی میں تیزی سے چلتی ہوئی صحن پار کر کے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ جب میں ہامتی کامتی گھر پہنچی تو میرے منہ پر اڑتی ہوائیاں اور بدحواسی دیکھ کر اماں گھبرا گئی۔ کیا ہوا، اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ اماں، وہ بھابھی نفیسہ تھی نا؟ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ اب رضیہ خالہ کا گھر اجاڑنے آ گئی ہے۔ کیا؟ وہ ڈائن وہاں آ گئی؟ وہ کیسے؟ ذرا پوری بات تو بتاؤ۔ اماں میرا بازو پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ہامتے کامتے انہیں ساری بات بتائی۔ اماں نے سر پکڑ لیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ارے ڈائن بھی 7 گھروں میں پھر جایا کرتی ہے۔ بانجھ تو وہ بے شک ہوگی، لیکن یہ اس کی بھابیاں کہاں سے آ گئیں؟ وہ تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے نا۔ جانے یہ رضیہ خالہ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے جو اس ہرافہ کو گھر ڈال دیا ہے، جو اس ہرافہ کو گھر ڈال لیا آپ نے۔ یہی تو میں کہتی ہوں اماں، آپ تو خدا کے واسطے انہیں سمجھائیں کہ اپنا گھر اجڑوانے سے باز ہی رہے۔ خالو عبدالرشید، میں کہتے کہتے جھجک گئی۔ ہاں اور کیا، مرد کتنا ہی شریف اور پارساں کیوں نہ ہو، ایسی ہرافاؤں کے چلتروں کا شکار ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ رحم کرے کہیں رضیہ کا حشر بھی ان عورتوں جیسا نہ ہو جن کے گھر یہ ڈائن برباد کر کے آئی ہے۔ تو آپ دیر نہ کریں نا اماں، رضیہ خالہ کو سمجھائیں۔ ہاں، اس کے گھر تو میں جا نہیں سکتی کہ وہ ڈائن مجھے پہچان لے گی اور خبردار ہو جائے گی، پھر اس کی موجودگی میں رضیہ سے بات بھی نہیں ہو سکے گی۔ رضیہ کو ہی یہاں بلوا کر اس کے مغز میں عقل ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ پھوپھی نعیمہ ابا جان کی خالہ زاد بہن تھی۔ ان کی شادی ایک کشمیری خاندان میں ہوئی تھی۔ پھوپھا نصیر کشمیری ہونے کے سبب خوب سرخ و سفید، لمبے چوڑے، بے حد وجی اور حسین آدمی تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں، جو سب حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کا گھرانہ خوب خوشحال تھا۔ سب بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اونچے عہدوں پر فائز تھے۔ لڑکیاں بھی امیر کبیر گھروں میں بیاہی ہوئی تھیں اور اپنے خاوند و بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھیں۔ بڑے 3 بیٹوں کی شادیاں اچھے امیر گھروں میں ہو چکی تھیں۔ ان کی بیویاں تعلیم یافتہ اور اچھی عادات کی مالک تھیں، ساس سسر کی خدمت گزار تھیں۔ پھوپھا نصیر کا گھر حویلی نما بڑا وسیع و عریض تھا۔ اس میں 4 بیٹوں کے الگ الگ پورشن بنے ہوئے تھے۔ 3 بڑے بیٹے جن کی شادیاں ہو چکی تھیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے پورشنز میں آرام سے رہ رہے تھے۔ چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے عامر کی شادی ابھی ہونا باقی تھی۔
आमिर भाई भी बेहद खूबसूरत, दराज कामत और शानदार मर्द थे जो फौज में कप्तान थे। उन पर बड़े बड़े बारसू घरानों की नज़र थी, लेकिन फूफी नईमा को जाने क्या सूझी कि उन सबको छोड़कर अपनी एक कदीम दूर पार की सहेली फजीलत बेगम, जो सियालकोट के करीब ही एक गाँव में रहती थी, उसकी बेटी नफीसा से आमिर भाई की शादी रचा दी। चूँकि ये शादी उनके घर की आखिरी शादी थी, इसलिए खूब धूमधाम से हुई। इस शादी में हम सब ने भी शिरकत की। दूसरे लोगों की तरह हमें भी इस शादी पर खासा अफसोस हुआ था कि भाभी नफीसा आमिर भाई के मुकाबले में कुछ नहीं थी। सांवला रंग, मामूली से नकूश, कुछ भारी सा जिस्म, फिर भी उम्र में आमिर भाई से 2 साल बड़ी और तालीम भी कम। खैर, शादी तो होना थी, हो गई। अब जिंदगी आमिर भाई ने गुजारनी थी। कुछ अरसा गुजर गया, हमारी अब तक फूफी नईमा या उनके दीगर अफराद खाना से मुलाकात ना हो सकी थी। अलबत्ता दूसरे रिश्तेदारों की जुबानी उनके हालात हमें ज़रूर पता चलते थे। सुनने में आ रहा था कि आमिर भाई और भाभी नफीसा की शादी कुछ कामयाब साबित नहीं हो रही थी। फूफी नईमा ने भी भाभी नफीसा से जो उम्मीदें लगा रखी थी वो सब खाक में मिल चुकी थीं। वो ना तो खिदमत गुजार थी, ना अतात गुजार, मनमानी करने की आदी, इंतहाई बद इखलाक, बद लिहाज और जुबान दराज, जिनकी अपनी नंदो जिठानियों से बिल्कुल ना बन सकी। आमिर भाई मुलाजमत के सिलसिले में एबटाबाद में रहा करते थे। जब कभी वो छुट्टी पर भाभी नफीसा के साथ घर आते तो घर में गोया मैदान कारजार खुल जाता। भाभी नफीसा उम्र और मर्तबे का लिहाज किए बगैर हर किसी से मामूली बात पर खूब लड़ती झगड़ती। बच्चे तक उनकी बदसलूकी का शिकार बनते। वो उन मासूमों पर भी गरजती बरसती, उन्हें पीट कर रख देती। आमिर भाई के लबों पर मोहरे सुकून ही रहती। उनसे जब शिकायत की जाती तो उनका एक ही जवाब होता, अम्मा आपने ये रिश्ता खुद ही किया है तो अब भुगतें भी। भाभी नफीसा उनके हक में भी बेहद बुरी बीवी साबित हुई। ना उनका कोई काम करती, ना उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती। उनकी इज्जत और एहतराम तो एक तरफ, बदलिहाजी, बदजुबानी, बदमिजाजी अपने शोहर के साथ भी रवा थी। मामूली बातों पर बिगड़ कर मेके जा बैठना आम रवैया था। मजीद सितम ये कि शादी के इतने साल होने पर औलाद भी ना हो रही थी। फूफी नईमा अब तक तो सब्र और खामोशी से काम लेती आ रही थी कि उन्हें अपनी महबूब सहेली फजीलत बेगम का बड़ा लिहाज और ख्याल था, मगर कब तक? उनके सब्र और बर्दाश्त की भी हद होने लगी। इधर आमिर भाई भी अपनी जिंदगी से इतने तंग आए हुए थे कि भाभी नफीसा को तलाक देने की बातें करने लगे थे। उन्हें समझाता बुझाता कौन, हालात सबके सामने थे। चुनाचे भाभी नफीसा को तलाक मिल गई और वो अपना जहेज समेट भारी हक महर लेकर यूं झूमती झामती मेके चली गई जैसे उन्हें तलाक नहीं इनाम मिला हो। ये बला टलने के बाद आमिर भाई की शादी उनकी पसंद से उनके एक दोस्त मेजर शाहिद की हसीनो जमील आला तालीम याफ्ता बहन, जो कॉलेज में प्रोफेसर थी, उससे कर दी गई। यह शादी उन्हें खूब रास आई। आमिर भाई और उनके घर वाले खूब शाद काम हुए। फिर 3 प्यारे प्यारे बच्चों ने आकर उनकी जिंदगी में हसीन रंग भर दिए। इस दौरान हमें भाभी नफीसा की तरफ से कोई खबर न मिल सकी। फिर उनकी जानिब से जो खबर मिली उसने हमें चौंका दिया। ये खबर हमें खाला फजीलत बेगम के गांव की एक खातून की जुबानी मालूम हुई। भाभी नफीसा ने एक बारसूख और मशहूर सियासतदान से दूसरी शादी रचा ली थी। उस सियासतदान की पहली बीवी भी मौजूद थी, जो उस शादी के हफ्ता भर बाद ही जाने कैसे इंतकाल कर गई। डॉक्टर के नज़दीक ये हरकतें कल्ब बंद होने का केस था, लेकिन उस सियासतदान के रिश्तेदारों और घर वालों को इसका यकीन न था। वो इस मौत को मशकूक करार देते हुए भाभी नफीसा की तरफ से खटक गई। मरहुमा सोकन के 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे जो कमसिन थे। इब्तदा में तो भाभी नफीसा ने उन्हें खूब प्यार दिया, लेकिन फिर सर्द मेहराना रवैया इख्तियार कर लिया। फिर डांट डपट और मारपीट शुरू कर दी। उस सियासतदान की सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी, जिसके साथ भाभी नफीसा का रवैया बिल्कुल अजनबियत और बेगानगी का था। वो बहुत कम उसकी तरफ जाती, उसकी खिदमत करना, उनका ख्याल रखना तो दरकनार, वो उसकी हद तक और बेइज्जती कर डालती। अपने मियाँ के साथ उनका रवैया वही था जो आमिर भाई के साथ था, लेकिन यहाँ मामला इसलिए मुख्तलिफ था कि आमिर भाई शरीफ और मुतहम्मिल मजाज और साबिर वाक़े हुए थे, जबकि ये सियासतदान शोहर उनसे यकसर मुख्तलिफ थे। वो कुछ अरसा तो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। फिर उसने बीवी की खबर लेना शुरू की। रोज़ बरोज़ के झगड़े बाकायदा गालम गलोच मारपीट की सूरत इख्तियार कर गए। बिला आखिर नौबत तलाक तक पहुंच गई और भाभी नफीसा अपनी मलकियती अशिया और भारी हक महल लिए मेके आन बैठी।
معلوم ہوتا تھا بھابھی نفیسہ کو اب شادیوں کے تجربے کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خود خالہ فضیلت بیگم کی زبانی ان کی تیسری شادی کی خبر نے ہمیں ہک بک کر دیا۔ ان کے یہ تیسرے شوہر ایک بڑے زمیندار تھے۔ ان کی 2 بیویاں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ ان کے 7-8 بچے بھی تھے جو اسکولوں کالجوں میں زیر تعلیم تھے۔ اس محترمہ نے شادی ہوتے ہی حویلی پر قبضہ جما لیا اور جانے کیا جادو چکر چلایا کہ زمیندار صاحب ان کے بندے بے دام بن کر ان کے آگے پیچھے دم ہلانے لگے اور یوں ان کے چنگل میں پھنس گئے اور اپنی دونوں بیگمات اور اولاد سے بھی لا تعلق ہو گئے۔ ان کا خیال خبرگیری، ان کی ضروریات پوری کرنا تو درکنار، ان سے ملنا جلنا تک چھوڑ بیٹھے۔ جی بھر کے نفیسہ کو نوازتے، اسے عمدہ سے عمدہ تحفوں اور تحائف سے لادتے، اور وہ تحفے وہ اپنی ماں فضیلت کو بھجواتی رہی۔ لوگ زمیندار صاحب کو بتیرا سمجھاتے بجھاتے، اولادیں بھی شکوے شکایت کرتی، بڑی بیگمات بھی لڑتی جھگڑتی، مگر زمیندار صاحب کی عقل تو گویا معاف ہو چکی تھی۔ کسی کی نہ سنتے، سب کو اپنا دشمن سمجھتے۔ مزید ستم انہوں نے یہ کیا کہ اپنی آدھی جائیداد اپنی انہی محبوب بیگم کے نام لکھ دی، جس پر ان کی پہلی بیگمات اور اولادوں نے بے حد احتجاج کیا۔ بہت لڑائی جھگڑا کیا، لیکن زمیندار صاحب نے ہر طرف سے کان بند کر لیے، عقل و فہم کے دروازے بھی۔ پھر اچانک ہی وہ کچھ ہو گیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ زمیندار صاحب بھی اچانک ہی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ بھابھی نفیسہ نے غم کرنا تو درکنار عدت بھی پوری نہ کی اور اپنے نام کی گئی تمام جائیداد فروخت کر کے میکے چلی آئی۔ پہلے خاوندوں سے ملنے والی بھاری حق مہر اور اب لاکھوں کی جائیداد کی فروخت سے حاصل شدہ بھاری رقم، وہ تو خوب مالا مال ہو چکی تھی۔ نفیسہ کی بدولت اس کے ماں باپ کو بھی خوب خوشحالی نصیب ہوئی۔ انہوں نے اپنا وسیع و عریض مگر کچا مکان اب نیا اور شاندار تعمیر کروا لیا، عمدہ اور قیمتی ساز و سامان سے بھی بھر لیا، موٹر بھی رکھ لی، یعنی امیرانہ ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے، ساتھ ہی اپنی آنکھیں بھی ماتھے پر رکھ لی اور خوب عزت دار اور بارسوخ بن گئے۔ بھابھی نفیسہ کچھ عرصہ تو خاموشی سے گھر بیٹھی رہی، پھر اپنی مہم جوانا طبیعت سے مجبور ہو کر ایک بار پھر گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ انہوں نے جو شکار تاڑا وہ ایک بڑے امیر کبیر بزنس مین تھے۔ ان کے ماں باپ اور 3 بہن بھائی ان کے تعمیر کردہ شاندار اور پرآسائش محل نما کوٹھی میں رہتے تھے۔ اب یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ بھابھی نفیسہ نے اس بزنس مین کو کیسے اپنے دام میں پھانسا اور شادی رچا لی۔ ہمیں جو کچھ معلوم ہوا وہ سب ان کی ایک بی جمالو قسم کی بوڑھی ملازمہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ اپنے نئے شکار کی تلاش میں شہر جا کر اس بزنس مین کے بارے میں کچھ سن گن لینے کے بعد کسی کام کے بہانے اس کے دفتر جا پہنچی تھی۔ اس چلتر باز نفیسہ کو، اس نیک دل سادہ فطرت انسان کو اپنے چلتروں سے پرچانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ وہ اس بری طرح اس کے چنگل میں پھنس گیا کہ اس نے اپنے گھر والوں بالخصوص اپنی ماں کی بھی نہ سنی، جو اس کی شادی اپنی بہن کی حسین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ مہذب اور باسلیقہ بیٹی سے کرنا چاہتی تھی، نہ اپنے والد کی سنی۔ یوں بھابھی نفیسہ اس بزنس مین کی چہیتی بیوی بن کر اس کے گھر براجمان ہوئی۔ شروع میں تو حالات خوب خوشگوار رہے، خوشیوں مسرتوں سے بھرپور، پھر وہی پرانا کھیل شروع ہو گیا۔ چھوٹی موٹی تلخیاں، پھر زبان ترازی، تانا کشی، پھر سنگین لڑائیاں، جھگڑے، گالم گلوچ، مار پیٹ، پھر بلا آخر بھابھی نفیسہ طلاق اور بھاری حق مہر لیے اپنے ماں باپ کے گھر آ بیٹھی۔ اب وہ خوب امیر کبیر ہو چکی تھی۔ اس کی دولت بلا مبالغہ 8 کے ہندسے کو چھونے لگی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ مزید مہم جوئی ترک کر کے سوشل لائف کی طرف متوجہ ہو گئی، یعنی عزیزوں سے ملنے جلنے اور ان کی شادیوں اور غموں میں شریک ہونے، اور جہاں ضرورت ہوتی ان کی مالی امداد بھی کرنے لگی، جس سے اسے عزت ملنے لگی اور محبت بھی۔ اس طرح 2-3 سال اور گزر گئے۔ بھابھی نفیسہ کے والد جو دل کے پرانے مریض تھے انتقال کر گئے۔ شاید اس وقت بھابھی نفیسہ کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس کے لیے مرد کا تحفظ اور رفاقت ضروری تھی۔ اپنے والد کی موجودگی میں تو اسے کبھی تنہائی اور عدم تحفظ کا احساس نہ ہوا۔ اب اس نے مہم جوئی کے بجائے سنجیدگی سے اپنا گھر بسانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ یہ تو ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے کیسے شیخ عبدالرشید کو تاڑا، اس کے گھر کیسے نقب لگائی اور رضیہ خالہ کو شیشے میں کیسے اتارا، لیکن اس کے مقصد کی تفہیم مشکل نہیں تھی۔ ہمیں رضیہ خالہ کی خیر ہوتی نہ دکھائی دے رہی تھی، اس لیے انہیں جتنی جلدی بھابھی نفیسہ کے کارناموں سے آگاہ کیا جاتا اچھا تھا۔ اس طرح وہ اس فسادی اور فتنہ ساز عورت سے چھٹکارا پا لیتی اور اپنی ازدواجی زندگی اور اپنا گھر بچا لیتی۔
अगले दिन मुझे कॉलेज से छुट्टी थी। अम्मा ने मौका गनीमत जाना और पड़ोस के लड़के 12 साला पप्पू को एक ज़रूरी काम के बहाने रज़िया खाला को बुला लाने भेज दिया। वो थोड़ी देर में उम्दा लिबास पहने, जेवरात और मेकअप से आरास्ता परास्ता हमारे घर आ पहुंची। अम्मा ने उनका बदला हुआ हुलिया देखकर जो हैरत जाहिर करनी थी सो की, उन्हें सराहा भी। फिर इधर उधर की बातों और चाय पानी के बाद अम्मा अपने मतलब पर आ गई। रज़िया, तुम अपनी उस नई नौकरानी के बारे में कुछ जानती हो? वो तो बुरा मान गई। आपा, उसे नौकरानी ना कहो, मेरे और शेख साहब के नज़दीक वो बहन बेटी है। बेचारी दुखी और दुनिया में यकता और तन्हा है। हमारे यहाँ उसे सर छुपाने का ठिकाना मिल गया है, अब उम्र भर हमारे साथ रहेगी। मेरी अम्मा ने तो अपना सर पकड़ लिया। कोई जानबूझकर नहीं कहा करता रज़िया के आ बैल मुझे मार, आ भला गले लग जा मुझे। तुमने क्या उसके हालात की खोज कुरेद नहीं की जो उसके हर कहे पर ईमान ले आई? वो कोई तन्हा और दुखी नहीं, शामपुर में बड़े अमीर कबीर माँ बाप की अकलौती औलाद है। अब तक वो 4 शादियां रचा चुकी है, 5वीं शायद तुम्हारे शेख साहब से रचाएगी। खुदा का वास्ता रज़िया, अकल के नाखून लो, कुछ सोचो समझो। इस डाइन को फौरन ही घर से निकाल दो, वरना तुम्हें पछताने को भी कुछ ना मिलेगा। रज़िया खाला के चेहरे के तासुरात से लग रहा था जैसे अम्मा की बातें उन्हें सख्त नागवार गुजर रही हैं। उन्हें अम्मा की बातों का यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हारे खदशात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उसके बारे में तुमने मुझे जो बातें सुनाई हैं, मुझे उनकी सदाकत मशकूक मालूम होती है। ये सुनी सुनाई झूठी बातें हैं जो जाने किन जराए से तुम तक पहुंच गई हैं। इन बेपर की बातों पर यकीन करके मैं तो उसे अपने घर से निकालने से रही। उसे हमने निहायत हयादार, शरीफ और नेक फितरत पाया है, निहायत तमीज़दार, सलीकामंद और खिदमत गुजार। वो जैसी हम मियाँ बीवी की खिदमत कर रही है ना, ऐसी तो हमारी अपनी औलाद भी होती तो ना करती। ना अपा, मैं तो हरगिज उससे मंसूब बेसरोपा बातों का यकीन नहीं करती। उसे घर से निकालना तो सरासर अल्लाह का गजब भड़काना होगा। मेरी अम्मा का सबर जवाब दे क्या? उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। अल्लाह का वास्ता रज़िया, अकल के नाखून लो। भला मुझे क्या पड़ी है कि ख्वामखा तुम्हें उस फापा कुटनी के बारे में भड़काऊं। वो अब तक जो कुछ करती चली आई है ना, मेरी आंखों ने सब कुछ देखा है। तुम बेशक शामपुर जाकर वहाँ किसी से भी उसका कच्चा छट्टा मालूम कर लो, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो किस तरह की औरत है। मैं तुम्हारे साथ हरगिज कज़ब बयानी नहीं कर रही। तुम जानती हो ना कि शैतान हर जगह मौजूद है। ऐसी चलित्तर बाज औरतों के सामने पारसा से पारसा मर्द को फिसलते क्या देर लगती है। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है रज़िया, काश तुम अकल के नाखून ले सको। तुम नाहक परेशान हो रही हो आपा, कुछ नहीं होगा। मुझे शेख साहब की तरफ से कोई अंदेशा नहीं, नफीसा पर भी मुकम्मल एतमाद है। अच्छा अब मैं चलूं, काफ़ी देर हो गई है। इतना कहकर रज़िया खाला ने चादर संभाली, अलविदाई कलमात कहे और रुखसत हो गई। अम्मा दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गईं। अब बदबख्त की अकल का मैं क्या मातम करूं? अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई है, क्या मना करना? मुझे तो खैर होती नहीं मालूम होती रज़िया की। देख लेना, वो डाइन इसका घर भी खा जाएगी। मेरा दिल दुख से बोझल हो रहा था। मुझे रज़िया खाला पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था, उनसे हमदर्दी भी महसूस हो रही थी। उनके साथ अब जाने क्या होने वाला था। नौकरानी के रूप में उनके घर नकब लगाने वाली चलित्तरबाज भाभी नफीसा जाने क्या गुल खिलाने वाली थी। शायद वही कुछ जो वो पिछले 4 घरों में खिला चुकी थी। यूं रज़िया खाला के नसीब पर अफसोस ही किया जा सकता था। रज़िया खाला के इस ज़िद्दी रवैये, बेअक्ली और नासमझी का हमें कितने ही दिनों तक शदीद दुख और अफसोस रहा। अम्मा तो चाहती थी कि उनके घर जाएं और भाभी नफीसा की खबर लें, मगर ये सोचकर इसका कोई फ़ायदा ना होता, वो रुक गई। इधर अब्बा जी की ट्रांसफ़र रावलपिंडी हो गई और हम वहाँ चले गए। रिश्तेदारों वगैरह से तो ख़तो ख़ताबत और मेल जोल रहा, मगर भाभी नफीसा की कोई खबर ना मिली। इधर रावलपिंडी, फिर कोयटा, फिर मुल्तान, ट्रांसफ़रों में कितने ही साल गुजर गए। अब्बा जान की ट्रांसफ़र फिर फैसलाबाद हुई तो हम अपने आबाई घर वापस आ गए। हमें रज़िया खाला के बारे में जानने का बड़ा तजस्सुस था। घर बार ठीक करने और ज़रूरी काम निपटाने के बाद जो फुर्सत मुयस्सर आई तो मैं और अम्मा उनके घर जा पहुंची। हमारे घंटी बजाने पर जो दरवाज़ा खुला तो हमें 2, 6, 7 साल के खूबसूरत और खुश लिबास बच्चों की मुस्कुराती सूरतें दिखाई दी। हमें बेहद हैरानी हुई। क्यों बेटा, शेख अब्दुल रशीद का घर यही है ना? अम्मा ने उनसे हैरत से पूछा।
जी हाँ, अंदर आ जाए आंटी। हम कुछ उलझन ज़दा और मुतहैयर सी अंदर चली आईं। सहन में उजली चमकती चादर बिछे तख्त पोश पर गाव तकिए के सहारे एक बूढ़ी सी मगर खूबसूरत, सेहतमंद और उम्दा लिबास खातून बैठी थी। उनके सामने ट्रे में कटे हुए फल, केले वगैरह रखे थे। तख्त पोश के करीब ही कुर्सी पर भाभी नफीसा खूब उम्दा नफीस कपड़ों में मलबूस बैठी थी। हमें देखते ही वो मुस्कुराती हुई कुर्सी से उठकर हमारी तरफ चली आई। आइए खाला जान, बड़ी मुद्दत बाद आपको देखना नसीब हुआ। देखिए, मैं आपको भूली नहीं। और ये अदीला, आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, छोटी सी थी ना जब देखा था। ए जमीला, ये तुम हो? तख्तपोश खातून, जो खाला फजीलत बेगम थी, तख्तपोश से उतरी और एकदम ही मेरी अम्मा से लिपट गई। हकबक सी अम्मा को कुछ समझ ना आया। वो हवन्नक सी भाभी नफीसा की माँ फजीलत बेगम को देख रही थी। फिर उन्होंने अम्मा को छोड़ा और मुझे लिपटा लिया। आहा, ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। इसे नफीसा और आमिर की शादी के मौके पर देखा था मैंने। उधर भाभी नफीसा अम्मा के गले लगी, मुसलसल इजहारे हैरत और मुसरत किए जा रही थी। जब ये ड्रामाबाजी खत्म हुई, हम अपनी जगहों पर बैठ चुके तो अहवाल पुरसी का सिलसिला शुरू हुआ। और जैसा कि हमने पहले ही भांप लिया था, मालूम हुआ कि भाभी नफीसा अब शेख अब्दुल रशीद की बीवी बन चुकी हैं। उनके 3 बेटे भी हैं जो आला अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये बात इंतहाई हैरतनाक और नाकाबिल यकीन सी थी। अम्मा के इस इजहार पर खाला फजीलत बेसाख्ता हंसती। इसे नफीसा की हिकमत अमली समझो जमीला। ये बांझ तो कभी भी नहीं थी। ये चाहती थी कि इसके पास ढेरों ढेर दौलत आ जाए, पक्का मुआशी तहफ्फुज हो और इसके माँ बाप को भी हासिल हो, तभी बच्चों को पैदा करेगी। चौथी शादी के बाद चूंकि इसका टारगेट पूरा हो चुका था, इसलिए फिर इसे अपना घर बसाने और बच्चे पैदा करने की फिक्र हुई, जो अब शेख अब्दुल रशीद से शादी के बाद दूर हो गई है। अल्लाह का शुक्र है जो इसकी अज़दवाजी जिंदगी बड़ी शानदार है। शेख साहब इसके लिए बड़े अच्छे शोहर साबित हुए हैं और ये इनके लिए मिसाली बीवी। तुम्हें मालूम है ना कि नफीसा हमारी अकलौती बेटी है। इसे अपने घर में बखैर आफियत हंसते बसते देखकर मैं बेहद खुश और मुतमईन हूँ। और वो जो रजिया थी, शेख साहब की पहली बीवी, वो कहाँ है? अम्मा की आवाज़ अंदेशों से लबरेज थी। खाला फजीलत ने नागवारी से सर झटका। अरे वो भी यहीं रह रही है। शेख साहब तो उसके साथ मारे भांदे गुजारा कर रहे हैं। वो एक निहायत बदसलीका और फोहड़ थी, ऊपर से खाली बांझ भी। अब घर देखो और नफीसा और बच्चों को देखो। पर वो रजिया है कहाँ इस वक्त? कहीं नजर नहीं आ रही। अम्मा ने पूछा। आ जाएगी, वो तुम लोगों के लिए चाय बना रही होगी। वो बावर्ची खाना संभालती है ना, हांडी चूल्हा बर्तन कपड़े सब काम करवाती है नफीसा उससे। अरसे की काहली और नकम्मेपन की जिंदगी के बाद अब तो उसे हाथ पैर खोलने ही है ना। यानी तुमने उसे नौकरानी बना लिया है। ये तो इंतहाई जुल्म है फजीलत। नफीसा, तुम्हें तो उसके मुकाम पर उसे कायम रखना चाहिए था ना। आखिर वो तुम्हारी मोहसिन थी, उसने तुम्हें अपने घर में इज्जत से रखा हुआ था, और तुमने क्या किया उसके साथ? अम्मा की बात अधूरी रह गई। सामने बरामदे में बने हुए बावर्ची खाने से रजिया खाला नौकरानियों जैसे कपड़ों में मलबूस चाय की ट्राली धकेलती हुई दिखाई दी। उन्होंने नजरें झुका रखी थीं। उन्होंने खामोशी से ट्राली हमारे सामने खड़ी की और बावर्ची खाने में जाकर गायब हो गई। उनकी आंखों की नमी और चेहरे पर हलकोरे लेता रंजो गम का गुबार हमसे पोशीदा न रह सका था। ये मेरी अम्मा की पिंदो नसाई पर कान ना धरने और अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार लेने पर पछतावा और एहसास निदामत था, जो उन्होंने एक बार भी हमसे नजरें न मिलाई थी। तुमने तो बहुत बुरा किया नफीसा। तुमने रजिया को नौकरानी बना लिया। तुम्हें तो उसकी कदर करनी चाहिए थी, उसे उसके मुकाम पर रखना चाहिए था। कुछ तो अल्लाह का खौफ करो और उसकी इज्जत और कदर बहाल कर दो। मेरी अम्मा दुख भरे लहजे में बोली। यही कदर क्या कम है कि हमने इसे रखा हुआ है, इसे तलाक दिलवा कर घर से नहीं निकाला, वरना शेख साहब तो इसके लिए भी तैयार थे। भाभी नफीसा इंतहाई नफरत और संगदिली से बोली। मेरी अम्मा फौरन ही कुर्सी से उठ गई। उन्होंने चादर ओढ़ी और मुझे भी उठने का इशारा किया और कहा, माफ करना नफीसा, तुम्हारी बातें और तुम्हारी करतूत देखने के बाद मेरे लिए मुमकिन नहीं कि यहाँ एक पल भी ठहरूं। अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हें और तुम्हारी माँ फजीलत को इस जुल्म की खूब अच्छी सजा दे। तुम जैसी हराफाएं मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी। तुम्हें कभी सुख चैन की सांस ना नसीब हो। वो माँ बेटी हमें हैरान देखती रह गई।
انہیں نہ کچھ کہنے کی ہمت ہوئی اور نہ ہمیں روکنے کی ہمت۔ اب بھلا کیا ہونا تھا؟ قصور سراسر خالہ رضیہ کا ہی تھا۔ چلتر باز عورتوں کو گھروں میں گھسا کر ان سے اور اپنے شوہروں سے شریف اور پاک باز بنے رہنے کی توقع سراسر حماقت اور جہالت ہوا کرتی ہے۔ نامحرم تو رہے ایک طرف، آج کل تو محرم رشتوں کا بھی اعتبار نہیں رہا۔ شیطان ہر جگہ موجود جو ہے۔ ایسی برائیوں اور کباہتوں سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ احکام شریعت پر سختی سے کاربند رہا جائے، تبھی صاف ستھرا اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔